Hi everyone, a very warm welcome guys to my channel, and today we're going to see today's important news. तो चलिए हम आज देखते हैं। तो पहले आपने इंडियन एक्सप्रेस का जो पहला पेज है वहां पे आपने देखा है, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी विद यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की इन न्यूयॉर्क ऑन मंडे की ये पिक्चर है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो गए हुए हैं, यूएस गए हुए हैं, एंड इनकी जो विजिट है वो 3 डे की है। और यहाँ पे जो है पीएम आ गए हैं, रिटर्न कर रहे हैं यूएस से अपनी विजिट के बाद। अमेरिका की विजिट भी सक्सेसफुल रही है। फॉरेन पॉलिसी का जो पर्सपेक्टिव था उनका वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। सो पीएम ने एडवोकेट किया था कि वो $7.5 मिलियन की हेल्प देंगे एंड 40 मिलियन वैक्सीनेशन देंगे फॉर सर्वाइकल कैंसर इन इंडो पैसिफिक रीजन। ऑलराइट, तो काफ़ी सक्सेसफुल ये मीटिंग रही है। एंड चलिए अब देखते हैं, न्यूयॉर्क से पीएम वापस आ गए हैं और नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल में क्या है। तो आर्टिकल कहता है कि जो श्री नरेंद्र मोदी है यहाँ पे वो मिल रहे हैं जेलेंस्की के साथ। उनकी एक मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, एंड कमिटेड टू स्ट्रॉन्गर टाइज पीसफुल रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे ये इनके साथ जो है अपनी टाइज को और भी ज़्यादा, यूएस के साथ अपनी टाइज को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग है, 3rd टाइम है 4 महीने में। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, ट्यूसडे में उन्होंने अपना एक ग्रैटिट्यूड को भी एक्सप्रेस किया है कि क्लियर सपोर्ट ऑफ अवर सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनको इंडिया का पूरा सपोर्ट मिला है। आफ्टर मीटिंग पीएम मोदी, जेलेंस्की ने कहा कि हम एक्टिवली अपने रिलेशंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग टू स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप our relationship and working together to strengthen cooperation across various fields। मेन फोकस जो है हमारे कन्वर्सेशन का वो क्या था कि हमें एनहांस करना है हमारा इंटरेक्शन किस पे, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन में एंड द G20 जो है, एज वेल एज द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द पीस फॉर्मूला एंड preparing for the second peace summit. We had substantive discussion on the available opportunities। एक मीटिंग हुई है G20 की जो समिट है उस पे, यहाँ पे मीटिंग हुई है। कोऑपरेशन जो है, सेकेंड पीस जो समिट है उस पे भी अच्छी खासी उनकी मीटिंग में बात हुई है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द क्लियर सपोर्ट ऑफ आर सॉवरेन एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सो ब्रीफिंग द मीडिया अबाउट द मीटिंग, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी का जो स्टेटमेंट था दैट देयर इज नो पाथ टू पीस, पीस इज द पाथ, and said that there needs to be an agreement on that. He said that two sides are not yet at the stage where the second peace summit can be discussed and a lot of work needs to be done. So मोदी जब मिलते हैं जेलेंस्की से न्यूयॉर्क में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर, यहाँ पे यूएन की जो समिट है उसकी भी यहाँ पे बात हुई है बिफोर रैपिंग अप दीज 3 days विजिट टू द यूएस। अप्रोच जो है फार क्राई है फ्रॉम जेलेंस्की पब्लिक criticism of Modi's visit to Moscow in July when the Prime Minister met Russian President Vladimir Putin। तो हम जानते हैं कि रशिया एंड यूक्रेन का बहुत एक वॉर की भी हमने रिसेंटली बहुत सारी फुटेज देखी थी, बहुत सारी न्यूज देखी थी। तो वहां पे जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनको जो है उनको जब मीटिंग होती है यूक्रेन से ना मिलके रशिया के प्रेसिडेंट से जब मीटिंग होती है जुलाई में, तो यहाँ पे इस चीज को जो यूक्रेन है उसने अच्छा नहीं माना है। एंड अब यहाँ पे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई है। उनकी मीटिंग के बाद विद जेलेंस्की, मोदी ने पोस्ट किया है ऑन एक्स, मेट प्रेसिडेंट एट जेलेंस्की UA in New York. We are committed to implementing the outcome of my visit
to Ukraine last month, and yes, strengthened bilateral relations, reiterated India's support for early resolution of the conflicts and in Ukraine and restoration of peace and stability. तो यहाँ पे कहने की बात क्या है? कहने की बात ये है कि जो यहाँ पे बहुत सारी जो झगड़े हुए हैं, वॉर हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, यहाँ पे कि इंडिया अपना सपोर्ट देगा, अपना रिजोल्यूशन भी देगा इसको, दोनों कंट्रीज को ही। हालांकि इंडिया ने किसी भी एक कंट्री के साथ आवाज उठाने के लिए या साथ रहने के लिए मना कर दिया था। He reiterated India's clear, consistent and constructive approach in favor of peaceful resolution of the conflicts through diplomacy and dialogue, as well as engagement between all stakeholders, according to a statement released by the External Affairs Ministry. Prime Minister also conveyed that India remains open to providing support to all support within its means to facilitate a lasting and peaceful resolution of the conflicts. तो इंडिया का यही है कि हमें बस रिस्टोर करना है, लड़ाई को आगे इसको नहीं बढ़ने देना है, एंड एक ऐसा डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के थ्रू एक इस तरह का हमें रिजोल्यूशन लेके आना है जिससे यहाँ पे जो पीस है उसको हम रिस्टोर कर सकें। सो requested by the Ukrainian side accordingly took place. हमारा जो voice है is support of peace and path through dialogues and diplomacy is not new. It's natural for us to assume this role. I think Prime Minister meeting with President Zelensky also reflects his own, in a sense, commitment to his effort, because he is deeply concerned by this conflict, not just in terms of human toll that it is taking, something that he has recognized, but also in terms of the toll that is taking off on the world at large, especially on countries in the global summit. Misri said in response to a question on the meeting, the foreign secretary said the Modi-Zelensky meeting given an opportunity to again take stock of the recent development. Modi had met the Ukrainian president in Kyiv last month, just weeks after he met President Putin in Moscow. तो बस यहाँ पे इतना कुछ नहीं दे रखा है डिटेल्स में। सो वही है कि मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क में, जाके इनकी मीटिंग हुई है वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ ड्यूरिंग देयर मीटिंग इन न्यूयॉर्क। यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, यू कैन सी दैट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनका हंसता खिलखिलाता चेहरा नजर आ रहा है, एंड दैट्स ऑल। इस आर्टिकल में बस यही है। नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देखें तो जयशंकर हिज बंगला काउंटरपार्ट डिस्कस्ड टाइज ऑन यूएनजीए साइडलाइन। सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर मिलते हैं बांग्लादेश काउंटर पार्ट जो है उनके, वो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ही होते हैं। तौहीद हुसैन, मंडे को इनकी मुलाकात होती है इवनिंग, एंड डिस्कस्ड करते हैं बायलैटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 79th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे हम जानते हैं 79वां सेशन है, 2025 में 80 साल हो जाएंगे यूएन की जो जनरल असेंबली है, ठीक है। तो उसमें जयशंकर भी मिलते हैं तौहीद हुसैन से, जो कि बांग्लादेश से उनके काउंटर पार्ट है, मीटिंग करते हैं यहाँ पे। फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ जो है इनकी मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में। कन्वर्सेशन फोकस करती है किस पे, बायलैटरल टाइज पे। सो कन्वर्सेशन जो है वो किस पे फोकस करती है भाई, बायलैटरल का मतलब आप जानते होंगे, आपने ये पढ़ा होगा, आपने हिस्ट्री की बुक्स में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। एंड सो बायलैटरल टाइज पे यहाँ पे क्या होता है, डिस्कशन होता है दोनों के बीच में। एंड द कन्वर्सेशन फोकस्ड ऑन आर बायलैटरल टाइज। जयशंकर ने ये भी लिखा है पोस्ट एक्स में। जयशंकर जब मिलते हैं हुसैन से फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये मिलते हैं सिंस नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस टुक चार्ज एज अ चीफ एडवाइजर ऑफ द interim government following the ouster of बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। यहाँ पे जानते हैं कि शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से ये इनकी बात जब हो गया था, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट का आप जानते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो गवर्नमेंट चूज
कर ली जाती है बिना इलेक्शंस के जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। सो शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद ये पहली बार इनसे मिल रहे हैं। अर्लियर इन द डे जयशंकर ऑल्सो मेट हिज काउंटर पार्ट फ्रॉम G4 कंट्रीज, reaffirming the grouping commitment to urgent reform of the UN Security Council through text-based negotiation। G4 में कौन कौन सी कंपनी आती है? ब्राजील आती है, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ठीक है, G4 में कौन कौन सी आती है भाई? एक तो इंडिया हो गया हमारा, इंडिया के बाद एक हो गया जापान, एंड उसके बाद हो गया जर्मनी एंड ब्राजील। सो जयशंकर हु इज इन द यूएस ऑन एन ऑफिशियल विजिट ऑल्सो मेट हिज Japanese counterpart Yoko Kamikawa, Germany's foreign minister Annalena Baerbock, and Brazil's foreign minister Mauro Vieira। So not much important, बस यही है कि G4 जो कंट्रीज है उनके कौन कौन से पार्ट्स है। जैसे इंडिया हो गई, इंडिया के बाद भाई आपके जापान है एंड ब्राजील है एंड जर्मनी है। तो यहाँ पे ये मुलाकात करते हैं एंड यू नो दे टॉक अबाउट बायलैटरल टाइज पे ही यहाँ पे बात होती है। अब आते हैं कि इसरो का जो प्लान मिशन है वीनस के लिए जो है। सो दिस इज द एडिटोरियल पेज में एंड द वुमेन vanishes, citation that comments लापता ladies for the Oscars undermine its own case। So let's study this। स्क्रीन लेडीज में भी लापता, स्क्रीन की लेडीज जो है वो क्या हो सकती है? लापता हो सकती है। बट देन सो आर द रेस्ट ऑफ अस लेडीज लॉस्ट एड्रिफ्ट स्पेशली आफ्टर रीडिंग व्हाई लापता लेडीज वाज चोजन। क्यों इस को ही चूज किया गया था लापता ladies को? while early every year official entry to the Oscar is usually that one film that is unlikely to win. This time is the citation for Lapata Lady, which may ensure that this chosen film will lose। So Indian women are a strange mixture of submission and dominance। अगर हम बात करें तो इंडिया की जो विमेन है उनमें थोड़ा सा डोमिनेंस भी है, डोमिनेंस के साथ साथ सबमिशन भी है। तो यहाँ पे स्लाइटली जो है ये स्लाइटली मतलब हम कह सकते हैं कि इनके साथ डोमिनेशन स्लाइटली नहीं, स्लाइटली ये लोग ये जो है एम्पावर्ड भी है। सेज द साइटेशन अथॉरिटेटिवली एज दो द ज्यूरी हैड स्टम्बल्ड अपॉन सम यूनिक एंड एलियन स्पेशीज called Indian women after viewing Lapata Lady। Obviously, till this film was made, the jury had no idea that Indian women could be both submissive and aggressive। So they had probably always believed that कि जो इंडियन की वुमेन है could either one or the other, या तो एक हो सकती है या फिर दूसरी हो सकती है। Not even passive aggressive or aggressive passive, just one or the other, never ever a mix, unheard of, strange for sure। And apparently it is unique quality about Indian women revealed in this film that makes it Oscar worthy। Well defined powerful characters, in one word, Lapata Ladies captures this diversity perfect। So तो यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि apparently ये यूनिक क्वालिटी है इंडियन वुमेन की जो इस फिल्म में बनाई है और इसी वजह से ये ऑस्कर वर्दी है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी हियर इज नोट दैट कि वुमेन डिफरेंट कम्युनिटीज से है, कास्ट से है या कल्चर से है, और इवन LGBTQIA प्लस बट प्लस माइनस बट दैट दे आर बोथ अग्रेसिव एंड पासिव। अग्रेसिव भी है, पासिव भी है, सो दे आर डाइवर्स। एंड हाउ इज द वर्ड ऑफ लापता लेडीज even remotely semi-idyllic, unless you think that women who live in a world where they are abused is semi-idyllic, because it is idyllic when they are not being abused, and tongue in cheek, they completely wrecks any notion of authenticity। The next line is even more banal। It shows you that women can happily desire to be homemakers as well as rebel and be entrepreneurially inclined। So the jury accept that women have choices because surprise, this film reveals करती है इस चीज को भी। 77 years after independence, what gets wake up
call and realize that Indian women can multitask or have multi-typal identities all through Lapata ladies. But why does one have to rebel in order to be entrepreneurially inclined and do it all happily? Really, do women need to do all this happily, or have I lost the plot? कहने का मतलब ये है कि अभी भी अपने बहुत सारी राइट्स के लिए उनको रिबेल करना पड़ता है. A story that can simultaneously be seen as one that needs change and one that can bring about change. Lapata Ladies Hindi is a film that can engage, entertain, and make sense not just to women in India but universally as well. All these mindless little sentences in the citation makes one realize that the jury was struggling to find one really outstanding thing to say about the film. Why does it have to make sense to women in India and not the men? So real question is ये है कि अगर jury ने इसको देखा है as such a mundane film with nothing new or revolutionary to say in either the way it is scripted or shot, why bother to send it? To be officially nominated for the Oscar is something every filmmaker dreams about, and to do so with her second directorial attempts is to Kiran Rao's enormous credit. I do want to add that given the struggle that women face and the glass ceiling they have to break to direct a film itself, a huge step here forward. This is the citation, a recognition for Rao's film, or is just damning with faint praise because we have to send a nice film to the Oscar. Happy little film made by an Indian woman starring other Indian women who outwit the misogynistic bad guys at the end, because definitely all these well-meaning messages are in Rao's film. Young girls in rural India need to look beyond marriage and take up organic farming instead. They need to be financially independent. They need to despair when abandoned at railway stations, as the marginalized individuals will be there to help them. They should resist wearing ghungats, etc. The problem is that in the hands of master filmmaker like Rishikesh Mukherjee, all the messages would have rolled out such so wittily and even, yes, humorously. Not so with Rao, whose heart is obvious watching them obviously in the right place, and her intentions are noble, but each message hammers you on the head till you acknowledge its presence. It's also not clear how much this film represents India or the changes that have taken place in filmmaking. Sweet hai but dull film hai with tropes that are so familiar that many like me have practically grown up watching them on Doordarshan and on other do good, not necessary feel good platform. But यहाँ पे एक edginess है, anger है, angst है, restlessness है, cleverness है, excitement है, that you can always sense in a film that deserve to win every award. That is totally Lapata. So हम कंटेंट है राउस की फिल्म के साथ, प्लीज्ड है इसकी सक्सेस के साथ, बट लापता लेडी की तरह माई सेल्फ एट अ मेटामॉर्फिकल लेवल I do not understand the bland citation. Having been on juries, I know that sometimes it is not the best candidate, but the compromise on one that wins. For example, Atam, एक film है that deserves to be sent to the Oscar. Fabulously shot with an amazing cast. It was not chosen. Neither was another celebrated woman-led film, Payal Kapadia's All We Imagine as Light. But could it be that for the official entry, we often confuse our Indian identity with what we want the world to see about us at the Oscar? Shouldn't we just be hungry for the award? The world has changed and we should showcase the best of Indian cinema abroad, no matter how difficult the subject and how much it challenges our own perception of our country. Playing it safe with a woman-led film about gender justice will not ensure glory, as the award will go to the best product, not the best intention. So, अगर jury चाहता है film अच्छा करे, can Rao at least ask them for rewrite of the patriarchal citation? Or forgive me, was it just happily tongue in cheek?
सो देसाई एक ऑथर है, प्ले राइट है एंड द चेयर ऑफ ट्यू म्यूजियम. Her biography on Devika Rani, The Longest Kiss, won the National Award for the best writing on Indian cinema. So that's all about this article. Now let's look into other article. So you can see next जो article है वो है Tech Diplomacy 4.0. Modi government progress with the US is not first time really, but has put technology on the top of its agenda. But today domestic external factors एक साथ आ रही हैं इस चीज को, जो पार्टनरशिप है उसको फैसिलिटेट करने के लिए. सो ये राजा मंडला बाय CG राजा मोहन आर्टिकल है इनका. लेट्स सी. सो विच एवर वे वन कट्स, इज देयर नो मिसिंग द centrality and intensity of technological cooperation in Prime Minister Narendra Modi just concluded visit to the United States. Technology has been the centers of Modi's bilateral interactions with the President Joe Biden, mini-lateral summit of the Quad leaders, his interaction with the US CEO and the address to the United Nations Summit of the Future. तो यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी की बात की गई है. आउटकम जो है PM टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी से एक्सपेंसिव है. यू हैव टू बी रियली नर्ड to go through the long joint statement issued by the PM in the bilateral with Biden and the Quad Summit and tech policy want to absorb the meaning of the range of new initiative. कवर करते हैं एरियाज को जो रेंज करते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स पे बात हो रही है, सेमीकंडक्टर्स टू बायोटेक्नोलॉजी, टेलीग्राम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी to quantum computing and small and modular nuclear reactors to robotics. So cover करते हैं दोनों advanced civilian military applications and are bound to contribute to the modernization of India's techno-industrial base. So this is not for the first time though that technology has figured at the top of India's national strategy and diplomacy. There have been at least 3 earlier occasions in independent India's history जब टेक्नोलॉजी ने लिया था center stage. Each of those phases ended without a realization of India's full possibility because internal external factor ने severely constrained की है टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी को. आज अगर हम बात करें, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल are coming together to turn the 4th phase of India's technology diplomacy into a consequential one for India's security and prosperity. So NDA की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, फोकस करता है ऑन बिल्डिंग एडवांस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज. Washington quest for capable partners amid the deepening rivalry with Beijing and the effort to rearrange global supply chains are driving India on the one hand and the US on the other. So टेक्नोलॉजी आज क्या बनी है, इम्पोर्टेंट फोकस बनी है इंडिया की एंगेजमेंट का, नॉट जस्ट विद द यूएस बट बहुत सारी जो कंट्रीज है उनके साथ भी, जैसे फ्रांस की बात करें, जर्मनी की, ब्रिटेन की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड द यूरोपियन यूनियन. 1950 में चलते हैं पीछे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने स्पेशल एम्फेसिस डाला था on gaining access to advanced technology as a key driver of India's economic modernization. आज हम होमी भाभा के साथ, नेहरू कहाँ पे गए हैं, यूएस गए हैं, दूसरे वेस्टर्न पावर के साथ भी गए हैं टू सक्सेसफुली ले द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज इन इंडिया. यूएस क्या बना है, एक मेजर सपोर्टर बना है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कोलैबोरेशंस करके हमारी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में. जो जियोपॉलिटिक्स है मोमेंट का, परसेप्शन जो है इंडिया का एज अ डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव टू कम्युनिस्ट चाइना एज वेल एज द स्पिरिट ऑफ द साइंटिफिक इंटरनेशनलिज्म and developmentalism in the US lent much needed momentum to Delhi's technology diplomacy. But the 1970s momentum began to falter amidst India's economic populism, anti-Americanism, growing bureaucratization of science and technology, marginalization of India's private sector. दिल्ली की जो ड्रिफ्ट है मॉस्को के टूवर्ड्स, इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 का, एंड जो कंसोलिडेशन हुआ था ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन
regime का that steadily reduced the space for technology diplomacy. Space that existed in the then known sensitive areas ट्रीट किया गया था उसको विद डिस्डेन इन दिल्ली. रिकॉल दैट दिल्ली ने बनाया था इट हार्ड फॉर आईबीएम टू स्टे इन इंडिया एंड इट्स लैक ऑफ इंटरेस्ट प्रूव अ सेमीकंडक्टर मेकर्स टू सिंगापुर एंड मलेशिया. सो मीनवाइल लार्ज नंबर जो है साइंटिस्ट का, टेक्नोलॉजिस्ट का जो इंडिया में ट्रेंड है, इंडिया की यूनिवर्सिटीज में जैसे कि आईआईटीज में, फ्रस्ट्रेटेड एट द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट होम, स्टेप डाउन एंड वो कहाँ पे गए, अमेरिका में चले गए क्योंकि अमेरिका ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे टू टेक्नोलॉजिकल टैलेंट. मीनवेल सोवियत रशिया सैलियंस इन इंडियाज डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड आउटर स्पेस प्रोग्राम बिगेन टू ग्रो इन 1970. टू देयर क्रेडिट इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने एक बिग एफर्ट बनाया 1980 में ताकि जो फेलियर्स है फर्स्ट फेज के हम उसको करेक्ट कर सके. टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशंस को रख के एट द हार्ट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस एंड एक्सप्लोरिंग द स्पेस दैट एग्जिस्टेड आउटसाइड द रियल्म ऑफ द नोन प्रोलिफरेशन रिजाइम. सो राजीव गांधी की जो स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन थी, उनकी स्पेशल एम्फेसिस थी टेलीकॉम में, कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज में. इससे एक पॉलिटिकल एनर्जी आई एट द टॉप टू पुश फॉर ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस हुआ हमारा यूएस के साथ. वाइल second phase produced some significant result, structural constraint, international bureaucratic resistance and the external constraint driven by the known proliferation regime, limited progress. इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट है 1998 में मेड मेटावर्स क्योंकि यूएस ने इम्पोज कर दिया एडिशनल सैंक्शंस बट परस्यूड किया वॉशिंगटन को टू सीक a long overdue reconciliation with India on nuclear issues. अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने एक इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करने की कोशिश की एट द बिग मोमेंट जब 2005 में आया इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव के साथ. but deep divisions within the political class and opposition from the scientific bureaucracy made it hard for India to seize the moment. Return of majority government to power in 2014 unleashed fresh energy into India's technology diplomacy in the fourth phase. For one, Modi government began to tie up some loose ends of the US nuclear deal and put digital and green technologies at the top of the policy agenda in the first term. So, technological focus expanded to include AI, semiconductors in the second term. Initiative जो है were in tune with the technological revolution unfolding in the world and have acquired fresh momentum in the third term. So on the American side, growing recognition of the challenges presented by the China under George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump and Biden led to the expanding investment in the defense. Technological partnership भी यहाँ पे अच्छी हुई है इंडिया के साथ. इससे क्या हुआ था, इनिशिएटिव जो हुए थे ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो आई. लास्ट सैटरडे joint statement at Wilmington adds to the broad frame work for strategic and technological cooperation unveiled during Modi's state visit to Washington in June 2023. So, shared US and Indian geopolitical interests in stabilizing the Asian balance of power has been reinforced by the common desire to reduce excessive global economic dependence on China and build technology coalition among like-minded countries. तो अगर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं हम चाइना पे, तो यूएस क्या चाहता था कि हम चाइना पे ना डिपेंड करके खुद ही इसका प्रोडक्शन करें टेक्नोलॉजी का. सो Indian brain drain to the US from the late 1960s now became a living technological bridge between the two nations. Fourth phase of India technology diplomacy has done well to seize the new international possibility, but it needs to be put stressed at home with the long overdue reform of the science and technology sectors. Otherwise, internal bureaucratic resistance will inevitably lead to suboptimal outcomes. So this is all about this article. Next article अगर हम देखें, Indian Compass for Future.
यूनाइटेड नेशन में इट चैंपियन पीस, ग्लोबल गुड्स एंड नीड्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया ने हैज एन अनब्रोकन civilization heritage of Vasudhaiva Kutumbakam. This ethos was imprinted onto our G20 presidency by the Prime Minister नरेंद्र मोदी। सो कंट्री के पास लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट है, मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारे पास, टेक्नोलॉजिकली फ्यूचर फेसिंग है, एंड इंटर जनरेशन सॉलिडेरिटी है, इज ऑल्सो इंट्रेंसिंग टू इंडियंस। इंडिया thus has the greatest stake in any collective global envisioning of a perfect future for humanity. So this is what the Pact for Future, Declaration on Future Generation and the Global Digital Compact adopted at the United Nations Summit of the Future, जो September 23 को adopt किया है। पीएम मोदी ने ज्वाइन किया है 142 काउंटरपार्ट्स समिट में एंड पोजीशन इंडिया एज विश्वामित्रा रिप्रेजेंट कर रही है सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी। सो ही एम्फसाइज इंडियाज विजन of human-centric development and success in SDG, DPI and solar energy, which he offered to share. He brought the message of G20 New Delhi Declaration and amplified the voice of Global South. उन्होंने अर्ज किया है achieving war and address करा है threats from new arenas, जैसे कि टेररिज्म से थ्रेट्स है, साइबर से हमें थ्रेट्स है, मैरीटाइम एंड स्पेस। सो वार्निंग दैट रिफॉर्म जो है इज की टू रेलिवेंस। ही पॉइंटेड द एडमिशन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन टू द G20 ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन, इन्होंने ये कहा है। सो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने एडमिट किया है कि यूनाइटेड नेशन एक फ्यूचर नहीं बिल्ड कर सकता हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड दैट द जो मल्टीलेटर सिस्टम है ग्रिड लॉक्ड है इन डिसफंक्शन। ये जो क्राइसिस है कॉन्ट्रीब्यूट्स कर रही है टू एंड रिफ्लेक्ट्स करती है वर्ल्ड के जो इमर्जिंग वर्ल्ड डिसऑर्डर है उसको। ग्लोबल फ्लैश पॉइंट जैसे कि नाटो यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वेस्ट वर्सेस चाइना की जो कोल्ड वॉर है, एंड द जो गाजा में इतनी ज्यादा जो लड़ाई चल रही है, इस तरह की जो इंसेंटिसिटी है, लीडर्स इन्वोक कर रहे हैं अनथिंकेबल स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर आर्मेगेडोन एंड अनदर वर्ल्ड वॉर। यूएन इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अनेबल है, मीडिएट भी नहीं कर रहा है, रिजोल्व भी नहीं कर रहा है। दैट इज caught in the middle or made to pick up the humanitarian pieces. So international community seems to have taken its eyes off the terrorism war. A furious rearmament race is on. False narratives, foreign information manipulation and interference around democracy and human rights is being used perversely to bring about regime changes in developing countries. Meanwhile, world is lagging in 88% of SDG targets. Extreme weather events है जिसकी वजह से डिवास्टेशन हो रहा है क्लाइमेट चेंज पे। मच नीडेड फाइनेंसिंग हमें जरूरी है डोनर से। अनरिफॉर्म्ड एंड अंडर फंडेड मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्रिटिकल ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड डेट रिलीफ हैव नो materialize for developing countries. So there is a serious solidarity deficit undermining multilateralism by restoring coercive unilateralism, transactional bilateralism, plurilateralism, minilateralism and regionalism. Against ये जो बैकग्राउंड है समिट ने रिप्रेजेंट किया है once in a generation opportunity to help rebuild trust and bring outdated multilateral institution and framework into line with today's world based on equity and solidarity. PFF का जो 58 का जो actions है partially did this by addressing issues in the global public good areas of conflicts prevention, peacemaking, disarmament and counter-terrorism, SDG, environmental protection, climate action and its financing, human rights and democracy including gender equality, disaster risk reduction, humanitarian response and science, technology, digital revolution, transforming global governance. Summits demonstrated the
convincing consensus building enormous power of UN to get government to come together. So ये reiterate कर रही है earlier principal pledges को to implement them and assume some new responsibility. Countries के पास क्या है, provision, go to provision the future perils and possibility to better shape the present. However, skeptics point to the summit being more about why and what, but now how to operationalize and enforce these soft law commitments. For instance, PFF vowed to take bold, ambitious, accelerated, just and transformative action to achieve SDG and climate action. What was missing was called the NDLT made to scale up SDG and climate finance for developing countries from billions to trillions and pin down the amount needed. So India has reason to be satisfied with the commitment to pursue a future free from terrorism, violent extremism, conducive to terrorism in every way and at all levels, including through revitalizing the Convention Against Terrorism. It condemned terrorism in all its form and manifestations committed by whomever, wherever, whenever. All terrorist acts are criminal, unjustifiable, regardless of motivation of how their perpetrators may seek to justify them. United Nations mechanism, however, are still hobbled by donor money and agenda. Elaborate text pledge to make the UNSC more representative, inclusive, transparent, efficient, effective, democratic, and accountable, and enunciated principle for expansion and reform, including Africa being given priority and implicitly presaging the inclusion of developing countries like India. While the US was very positive, the other P5 and usual spoilers prevented any time-bound text-based breakthrough. Only a large grand bargain or a two-third majority vote in the UNGA may break the 35-year log jam. So global digital compact significant normative outcomes hai and takes forward India's G20 thrust on bridging the digital divide, fostering digital economy, digital public infrastructure for achieving SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रपोज्ड किया है इसने कि मल्टी डिसिप्लिनरी का एस्टेब्लिशमेंट हो, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल हो, एआई पे ग्लोबल डायलॉग हो, एआई गवर्नेंस पे हमको अब कंपास करना है, हाउएवर इम्परफेक्ट फॉर गाइडिंग अस टू आर वन फ्यूचर एज वन अर्थ वन फैमिली. अगर कंट्रीज एक साथ आती है, काम करती है above narrow domestic walls, so we will be able to right wrongs, survive future shocks and thrive as people and planet. United Nation miracle खुद से नहीं बना सकता है. We the people, UN Secretariat and the member state believe करते हैं so and dare to act. As a Sanskrit says goes, yad bhavam tad bhavati, you become what you बिलीव. सो आप वही बनते हैं जो आप बनाते हैं. तो इस आर्टिकल में कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, तो कंट्रीज को खुद आना पड़ेगा, खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एंड एक साथ आना पड़ेगा ताकि जो हम सोच रहे हैं वन वर्ड वन नेशन, हम पूरे वर्ल्ड को एक नेशन की तरह जो सोच के चल रहे हैं, सो हम तभी कर पाएंगे जब सारी जो कंट्रीज है वो आपस में अपना इस चीज पर सपोर्ट देंगी. सो पुटिन वॉर हैज फेल्ड, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू मिडिल ईस्ट टेंशन स्टिल पॉसिबल. बाइडेन कह रहे हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन एड्रेस कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स को एट द यूनाइटेड नेशंस. पहली बार वो यहाँ पे उन्होंने इसको एड्रेस किया है. फॉर द फाइनल टाइम ट्यूसडे डिक्लेयर कर रहे हैं कि रशिया की जो वॉर है यूक्रेन में वो फेल हो चुकी है एंड दैट एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की जरूरत है. इजराइल एंड लेबनान के जो हिजबुल्ला है उनके बीच में भी. सो विद 4 months लेफ्ट इन ऑफिस, Biden stepped up to green marbled
lectern at the UN General Assembly with wars in Ukraine, Gaza Strip, and Sudan still ragging and likely to outlast his presidency which ends in January. तो ये जो बाइडेन की जो प्रेसिडेंसी है वो जनवरी में ये रिटायर हो जाएंगे. सो ही sought to claim काम टेंशन जो है एज द नियरली ईयर लॉन्ग वॉर बिटवीन इजराइल हमास के बीच में, जिसमें गाजा स्ट्रिप को बेसीज कर लिया था, नाउ थ्रेटन टू एंगल्फ लेबनान. फुल स्केल वॉर इज नॉट इन एनीवन्स इंटरेस्ट इवन इफ सिचुएशन हैज एस्केलेटेड. तो कह रहे हैं कि वॉर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन स्टिल पॉसिबल है. ही टोल्ड the 193 member UNGA United Nation General Assembly जिसमें 193 कंट्री मेंबर्स हैं. So to a round of applause Biden called on Israel and Hamas कि आप इसको जो है फाइनलाइज करो, गाजा सीज फायर को एंड हॉस्टेज एंड रिलीज डील पुट फॉरवर्ड बाय द US, कतर एंड इजिप्ट. तो गुड न्यूज इज पुतिन्स की जो वॉर है वो फेल हो चुकी है एट हिज कोर एम. ही सेट आउट टू डिस्ट्रॉय यूक्रेन बट यूक्रेन फ्री है, ये बिडेन ने कहा है. सो वी कैन नॉट ग्रो वियरी, वी कैन नॉट लुक अवे एंड वी विल नॉट लेट अप ऑन आवर सपोर्ट फ्रॉम यूक्रेन, not until Ukraine wins with a just, durable peace. So countering China and Iran, which backs both Hamas and Hezbollah. ईरान और चाइना की अगर हम बात करें तो ये हमास का हिजबुल्लाह को सपोर्ट दे रही हैं, have consumed major chunks of president time. Biden said on Tuesday that progress towards peace in the Middle East would put the world in a stronger position to do with the ongoing threat posed by Iran. कि मिडिल ईस्ट में भी पीस लाना बहुत जरूरी है, बहुत ही एक थ्रेट आ रहा है ईरान की तरफ से. Together we must deny oxygen to its terrorist proxies and ensure that Iran will never ever obtain a nuclear weapon. हम उसको न्यूक्लियर वेपन ही ना दे ईरान को. ईरान सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को. He said that US was seeking to responsibly manage competition with China so it does not veer into a conflict. Biden has also had strong words for the leaders of Sudan's warring parties and this war now. सभी चाहते हैं कि झगड़ा जो है वो अब ये खत्म हो जाए. So after revision of monetary limits for tax appeal, Supreme Court strikes off 573 direct tax cases. यहाँ पे क्या है, रिविजन हुआ है मॉनेटरी लिमिट्स में फॉर फाइलिंग अपील इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स केसेस इन द यूनियन बजट. सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को स्ट्रक ऑफ किए हैं 573 डायरेक्ट टैक्स केसेस जहाँ पे टैक्स इफेक्ट वो 5 करोड़ से कम है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये एक स्टेटमेंट में कहा है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि मेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली जो रिड्यूस करेंगे टैक्स लिटिगेशन का, एक्सपेडिट का जो बर्डन है, बर्डन द रिजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट इन अलाइनमेंट विद द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रमोट ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो हमें ये जो बिजनेस करने का जो तरीका है इसको तो ईजी बनाना है, इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है. CBDT एंड CBIC हैड इशूड नेसेसरी ऑर्डर्स जिसमें वो एनहांस करेंगे मॉनेटरी लिमिट्स को फॉर filing appeals in their respective domain. As a result, it is expected that cases जो pending है before various appellate fora will come down and reduce tax litigation. मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट में कहा है. सो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जब बजट प्रिपेयर कर रही थी जुलाई में, उन्होंने प्रपोज किया है इंक्रीज करने के लिए मॉनेटरी लिमिट्स अपील्स को फिल करने के लिए, जो कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, एक्साइज से रिलेटेड है, सर्विस टैक्स से रिलेटेड है. इन द टैक्स ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट टू ₹60 लाख, ₹2 करोड़, ₹5 करोड़ रेस्पेक्टिवली. 2019 में गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड सेट कर लिया था फॉर फाइलिंग
appeals at income tax appellate tribunals at rupees 50 crore, for high courts at rupees 1 crore, and for supreme court at rupees 2 crore. So around 4300 cases जो है ये एस्टिमेटेड है कि विड्रॉ हो चुके हैं बहुत सारे जुडिशियल फोरम से ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। मिनिस्ट्री ने कहा है 4300 केसेस इंक्लूड्स करते हैं 700 केसेस इन ITAA, 200 cases in high courts and 800 cases in the Supreme Court. So limits for filing appeal was also similarly raised for indirect taxes, with the limit for sachet, custom, excise and service tax appellate tribunal increased to rupees 60 lakh from rupees 50 lakh, for high court raised to rupees 2 crore, एंड फ्रॉम रुपीज 1 करोड़ ये इंक्रीज हो चुका है 5 करोड़, रुपीज 2 करोड़ से फॉर द सुप्रीम कोर्ट। 1050 केसेस जो है सेंट्रल एक्साइज के सर्विस टैक्स के आर एस्टिमेटेड टू बी विथड्रॉन फ्रॉम वेरियस जुडिशियल फोरम इंक्लूडिंग 250 अपील्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, 550 अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट एंड 250 अपील्स फ्रॉम द सेस। S&P रिटेन कर रहा है इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को 6.8% पे, एक्सपेक्ट कर रहा है 2 रेट कट्स RBI के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25 में। S&P ग्लोबल रेटिंग ने अपनी फोरकास्ट को रखा है इंडिया की ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेके फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर ये 6.8% होगी, एंड इसने प्रेडिक्ट किया है कि 2 रेट कट्स होगी बाय द RBI बाय द करंट फाइनेंशियल ईयर। रेटिंग एजेंसी ग्रोथ फोरकास्ट लोअर है देन द RBI एस्टिमेट ऑफ 7.2%। 7.2% RBI ने जो एज्यूम की थी, एंड इन सिंक विद द इकोनॉमिक सर्वे फोरकास्ट रेंज जो कि 6.5 से 7% थी। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको फोरकास्ट क्या है कि इंडिया की जो GDP है 6.9% ग्रो करेगी। इंडिया में GDP ग्रोथ मॉडरेट हुआ था जून क्वार्टर में क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स टेम्पर कर रहा था अर्बन डिमांड को। जुलाई बजट ने कंफर्म किया था कि गवर्नमेंट रिमेन है कमिटेड टू फिस्कल कंसोलिडेशन एंड टू कीपिंग द फोकस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। S&P ने ये इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है फॉर एशिया पैसिफिक। तो अप्रैल जून क्वार्टर में इंडिया की जो ग्रोथ है 6.7% फेल हो गई थी क्योंकि वहां पे जनरल इलेक्शन जो है उसमें बहुत सारा खर्चा हो गया था, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गई थी। दूसरी जो फोरकास्ट है वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि ग्रोथ 7% होगी फाइनेंशियल ईयर 2.24 से 25 के बीच में। सो ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई है प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।